नमस्कार, मैं लवीना संभवानी, एमवेसी स्कॉलर, पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन अनुभाग से संचालक के तौर पे आप सभी का अभिनंदन करती हूँ इस IVRI पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अयान तरफदार। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू डॉक्टर लवीना। सर, पिछले 5 वर्षों से पशु अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रिसीजन लाइवस्टॉक फार्मिंग पर शोध कार्य कर रहे हैं। आजकल हमारे पशुपालकों के लिए एक काफ़ी बड़ी समस्या है, जो कि पशु अपशिष्ट बन रहा है, उसका निस्तारण कैसे किया जाए। जैसे जैसे पशुपालक प्रगति करता है, विस्तार देता है अपनी खेती को, पशुपालन को, वैसे वैसे ये समस्या और भी बढ़ती जाती है। तो इसका समाधान अति आवश्यक है। तो क्यों ना आज इस विषय पे चर्चा करें और डॉक्टर अयान से इस बारे में जानकारी लें कि कैसे पशुपालक इस समस्या से निजात पा सकता है। सर, पशु अपशिष्ट प्रबंधन क्या है और ये किस लिए ज़रूरी है? हाँ, तो डॉक्टर लवीना, पशु अपशिष्ट जो है उसका प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशुओं से उत्पन्न होने वाले गोबर, मूत्र और अन्य अवशेषों को हम इकट्ठा करके उसका प्रबंधन करके उसका पुनर्चक्रण करते हैं, यानी कि रिसाइकलिंग। तो इन अवशेषों से हम काफ़ी सारे लाभकारी उत्पाद बना सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस, बायोचार और दूसरे अन्य उत्पाद, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा हो सकता है। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम पशु के अपशिष्टों को ठीक तरह से इकट्ठा करके उसका प्रबंधन ना करें तो इससे जल और वायु का काफ़ी प्रदूषण होता है और इससे बहुत नुकसान फैल सकता है और बीमारियों का भी ये एक स्रोत होता है। तो इसलिए इसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। सर, तो इस पशु अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ऐसी कौन-कौन सी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं? तो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अब कई आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं, जैसे कि बायोगैस प्रोडक्शन, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन, बायोचार उत्पादन और फर्मेंटेशन के माध्यम से हम बायोडीजल भी बना सकते हैं। तो इसे प्रभावी रूप से हम अपशिष्टों को परिवर्तित करके ऊर्जा और अन्य उपयोगी उत्पाद बना सकते हैं। डॉक्टर तरफदार, जैसा कि आपने बायोगैस के बारे में बताया, तो सर ये बायोगैस संयंत्र कैसे काम करता है? हाँ, तो बायोगैस संयंत्र एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जैविक खाद जैसे कि या जैविक उत्पाद जैसे कि गोबर, मूत्र, इवन हम किचन का कचरा जो भी है एक डाइजेस्टर टैंक में डालते हैं और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया से इसको मीथेन गैस में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो गैस बनती है इसमें करीब 55 से 70% तक मीथेन होती है, जो कि ज्वलनशील होती है और इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में दूसरे गैसेस भी होते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 45 से 60 दिन लग जाते हैं और ठंडी के क्षेत्रों में इसमें कभी कभार गर्म पानी भी डालना पड़ता है, क्योंकि जो किण्वन होते हैं उनको एक तापमान चाहिए होता है अपना कार्य करने के लिए। तो वो इसमें जितने भी कार्बोनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बोनिक सोर्स से आते हैं या जैविक सोर्स से आते हैं, उनको तोड़ के ये गैस में परिवर्तित करता है। सर, तो पहले आपने बीच में वर्मी कंपोस्ट का भी जिक्र करा था। तो सर, ये पशु अपशिष्ट से वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जा सकता है? इसका प्रभावी ढंग से बनाने के लिए कौन-कौन से चरणों का पालन करना होगा हम लोगों को? तो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले हमें एक उचित स्थान का चयन करना पड़ता है जहाँ पे पानी कहीं पे जमा ना हो और प्रचुर मात्रा में छांव उपलब्ध हो। तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए फिर एक पिट निर्माण किया जाता है। तो इस पिट में मान लीजिए अगर आप 30 फीट का बनाते हैं तो हर एक फीट पे 15 किलो गोबर और 1 किलो केचुआ खाद डाला जाता है। और ये केचुआ खाद बनाने के लिए हम प्रमुख तौर से आइसेनिया फटीडा और पेरियोनिक्स एक्सकेवेटर्स जैसे केचुओं का इस्तेमाल करता है। तो इससे पहले कि हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करें, हम जितना भी पशु अवशेष गोबर के रूप में आया है उसको हम खेत में डालते हैं और वहाँ पे एक हीप बना के रखते हैं जो 7 दिन के आसपास वहाँ पे रहता है और ये धूप में इसकी नमी को कम किया जाता है और जितना भी अमोनिया उसमें होता है उस अमोनिया को निकाला जाता है, क्योंकि जो अमोनिया है वो केचुए के प्रजनन में बाधा करता है।
तो एक बार ये 7 दिन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हम इसको उस बेड पे डालते हैं और फिर उसके बाद उसमें केंचुआ खाद डाला जाता है। इसको ढकने के लिए हम पराली या फिर जूट का बोरा इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसे पक्षियों से या फिर डायरेक्ट धूप से बचा सकें। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया है इसको 60 से 90 दिन का समय लगता है और बनने के बाद ये बहुत ही भुरभुरा सा ब्राउन कलर का एक उत्पाद बन के आता है जो कि मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में बहुत लाभकारी होता है। तो हम इसको अलग से छान के पैक करके बेच सकते हैं जो कि किसानों के लिए एक बहुत ही लाभदायक एंटरप्राइज हो सकता है। सर, तो आपने एक आधुनिक तकनीकों में बायोचार के बारे में भी बताया था। तो अपशिष्ट से बायोचार कैसे बनाया जा सकता है और फिर इसके लाभ क्या-क्या होंगे? तो पशु अपशिष्ट से बायोचार बनाने की प्रक्रिया को पाइरोलिसिस कहते हैं और इस प्रक्रिया में हम बहुत ही उच्च तापमान का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि 350 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस और ये प्रक्रिया करीब 2 से 3 घंटे तक की जाती है जिसमें उस पदार्थ का परिवर्तन होके कार्बन समृद्ध पदार्थ बनता है और इंटरनेशनल बायोचार एसोसिएशन के अनुसार इस कार्बन समृद्ध पदार्थ में कम से कम 60% कार्बन होना चाहिए। तो ये जो बायोचार होता है ये मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में और जल धारक क्षमता बढ़ाने में और कार्बन को स्थायी रूप से संग्रहित करने में मदद करता है और इसको हम पशु आहार के रूप में भी दे सकते हैं जो कि काफ़ी लाभकारी पाया गया है और बायोचार अपशिष्ट जल के प्रबंधन में भी मदद करता है। सर, तो जैसा आपने अपशिष्ट जल के बारे में बताया, तो वो भी प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सर, बायोचार के अलावा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? पशु फार्म के अपशिष्ट जल का प्रबंधन करने के लिए सॉलिड लिक्विड सेपरेशन करते हैं या फिर एनारोबिक और एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी आधुनिक तकनीकें जैसे कि कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स का भी उपयोग किया जाता है। तो इससे पानी को पुनः उपयोग के लिए साफ किया जा सकता है जिससे जल प्रदूषण कम होता है और कृषि या अन्य कार्यों के लिए पानी उपलब्ध होता है। तो बायोचार में जो सूक्ष्म छिद्र है और उच्च सतह क्षेत्र होता है वो इससे भारी धातुओं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य प्रदूषकों को अवशोषित करने में मदद करता है। पशु फार्मों में एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग आमतौर पे किया जाता है जिनके अवशेष अपशिष्ट जल में मिल जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बायोचार का जो उच्च कार्बन सामग्री है वो इन एंटीबायोटिक्स को भी एब्जॉर्ब करके इसको हटाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त एक माइक्रो एल्गी भी है जिसका उपयोग अपशिष्ट जल के उपचार के लिए किया जाता है और ये पर्यावरण अनुकूल और एक प्रभावी तरीका होता है। तो इस प्रक्रिया में हम जल में मौजूद जितने भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ है वो माइक्रो एल्गी के माध्यम से हटाते हैं। तो माइक्रो एल्गी जैसे कि क्लोरेला है, स्पिरुलिना है, ये इनको अवशोषित करने में मदद करता है। तो माइक्रो एल्गी सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करती है जिससे जल में पोषण तत्व जो होते हैं उनका स्तर संतुलित किया जा सकता है और प्रदूषण काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है। और इसके उपचार के बाद जो माइक्रो एल्गी है उसको जल से अलग करके हम इसको खाद या फिर बायोडीजल या फिर पशु आहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये प्रक्रिया न केवल जल को पुनः उपयोग योग्य बनाता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। सर, तो अंत में आपकी तरफ से कोई टेक होम मैसेज हमारे दर्शकों के लिए पशु अपशिष्ट को लेकर आप देना चाहेंगे? तो पशु अपशिष्ट का अगर हम ठीक तरह से प्रबंधन करें तो हम पर्यावरण में प्रदूषण को कम कर सकते हैं और इससे काफ़ी सारे लाभकारी उत्पाद बना सकते हैं जैसे कि बायोचार है, बायोगैस है, वर्मी कंपोस्ट है जो कि किसान अपने एंड पे उनको पैक करके बेच भी सकते हैं जिनसे उनका प्रॉफिट हो सकता है। और इसमें रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं हम उसमें भी जो लागत लगती है उसको भी कम की जा सकती है। अंत में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी और हमारे दर्शकों का धन्यवाद हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और आगे भी हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।